all the things as far as your syllabus is concerned, valuation of real estate, income approach method, cost approach method, market approach methods, all approaches have been discussed. If you have any problem, we can discuss now or we can move forward. Okay, then I will tell you how to use Excel. We have done one problem during valuation of real estate. If the owner of a house anticipates that he will need to provide a new staircase in 10 years' time at an estimate of rupees 7,000. Its capital can be invested at 8% compound interest. What amount should be invested annually to meet his future estimated cost? So we have used this formula IC. This is sinking fund coefficient I upon 1 plus I raised to power n minus 1. Here I was equals to 0.08. We fill all the values. We calculate coefficient. It comes out to be 0.069. And then we multiply it. It is for 1 rupees. And we multiply it with 7,000. And our answer was rupees 483. So now we will do this question we will try this question by using in Excel form. Now we will see how this question will be done in Excel. Your answer was rupees 483. So for that, you go to formula. In formula, insert function. From function, you have to find PMT. पहले ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर ऑल वाला क्लिक कर लेना है ताकि कोई भी फंक्शन जो रिक्वायर्ड है वो आपको मिस ना हो एक्सेल में. Then you go to PMT. Here it is PMT. You click PMT, a dialog box will open. Here, first of all, you have to fill rate of interest. The rate of interest was 8%. You have to fill it as 0.08. Then NPR. NPR is number of installments. So number of installments means your number of installment is number of year or 10. So number of installments will be 10. एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, फ्यूचर में हमें 7,000 चाहिए, प्रेजेंट में कुछ नहीं चाहिए, हमें फ्यूचर में चाहिए 7,000. तो जो प्रेजेंट वैल्यू वाला रो है उसको आप खाली छोड़ दोगे, उसमें कुछ नहीं भरना, और जो फ्यूचर वैल्यू वाला उसमें 7,000 भर दो आप.
I think there is some internet connection error. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। इज इट क्लियर नाउ? हाँ अब ठीक है सर। ठीक है सर। सर किसी को डाउट है कोई इसमें तो आप पूछ सकते हो। अगर आप कॉफिशिएंट निकालना चाहते हो तो फ्यूचर वैल्यू में एक बार दोगे। अगर आप 7000 भर दोगे एक की जगह पे तो आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं। सर 7000 नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट में दोबारा एक बार दोबारा हाँ, मुझे कर। लगता है एक्सेल में कोई प्रॉब्लम है, पूरी तरह नहीं खुला है। तो एक बार मैं फिर कर रहा हूँ, जी जी। दोबारा आप चेक कर लेना। ध्यान से देख लो। इसमें क्या करना है, आपने फंक्शन में जाना है, इंसर्ट फंक्शन। पहले सबसे पहले आपने फार्मूलाज में जाना है। फार्मूला में जाओगे तो वहां पर आएगा इंसर्ट फंक्शन। फंक्शन में जाओगे तो वहां पे आप पीएमटी देखना है आपने। वेयर इट इज पीएमटी। तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपके साथ। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो आपका 0.08 था। हेलो, हाँ जी। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, यहाँ 0.08 लिख दो। नंबर ऑफ ईयर्स 10 थे तो 10 लिख दिया यहाँ पे। प्रेजेंट वैल्यू नहीं चाहिए आपको, फ्यूचर वैल्यू चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू अगर तो आप कॉफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो फ्यूचर वैल्यू 1 लिख दोगे। तो यहाँ पर देखो 0.069 आ जाएगा। अगर 1 रुपये के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो, सिर्फ कॉफिशिएंट कैलकुलेट करना चाहते हो। अगर पूरी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो 1 की जगह पर आप 7000 लिख दोगे। और 7000 लिखा तो यहाँ पर 483 आ गया आपका। फ्रेंड्स ये डायरेक्ट फार्मूला है जो कि आप एक्सेल शीट इस्तेमाल करके डायरेक्टली वहां पर आंसर ले सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। अगर आप इसको याद रखते हैं तो फार्मूला इसमें इनबिल्ट है। अगर आप यहाँ पर पीवी लिख देते हैं तो आपको फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। वो गलत हो जाएगा सर। लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें रिवर्स कैलकुलेशन हो जाएगी। वैल्यू दे देगा वो सर। जी। प्रेजेंट वैल्यू वाला भी अभी बताता हूँ, करते हैं वो। जी पहले इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। आप फार्मूला याद रखिए, वहां पर हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करा। बेसिकली दीज फार्मूलास आर मेंट फॉर अकाउंट्स पर्पस ओनली, नॉट फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसको इनकेस अगर आपको कोई क्रॉस चेक करना है या आपको आंसर वहां पर नहीं बाय द वे कंफर्म हो पा रहा, तो आप इसको वहां पर क्रॉस चेक कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि टाइम वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट। और वहां पर आप इसको एज इट इज चेक कर सकते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की किसी वजह से। तो दैट्स वाई आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे तो एक्सेल शीट इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। और अगर एक दिन आप अगर अपना 2 या 3 घंटे एक्सेल शीट पर दे देंगे तो काफी ज्यादा आपको वहां पर इजी हो जाएगा। कैलकुलेटर की कम से कम जरूरत रहेगी वहां पर इस्तेमाल करने की। इज इट ओके? सर ये वैल्यू नेगेटिव में क्यों दिखा रहा है सर ये? तो एक्चुअल में हमने हम पैसे जो देने ही है हमारे लिए, तो वो जा ही रहा है। कैश जो है वो कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है बेसिकली। तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू पे जाओ। पॉजिटिव या नेगेटिव का कुछ लेना देना नहीं इससे। बेसिकली आप समझते हो कि जो सिंकिंग फंड है वो आपका कैश आउट ही होगा, कैश इन नहीं होगा।
आप 483 रुपए निकालोगे अपनी जेब से। तो ये क्वेश्चन हमने किया था पहले दिन। इज इट ओके? अब हम दूसरा करते हैं, क्वेश्चन और किया था हमने जिसमें प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। ये क्वेश्चन किया था हमने, एंड एन इन्वेस्टर हैज द राइट टू रिसीव ₹25,000 from a property after a period of 9 years, assuming the rate of interest as 8%. Find the rate at which investor will be ready to relieve his future right over the property. मीन्स हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, जो 25 लाख उसको 9 साल के बाद मिलना था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। तो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 9 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, फ्यूचर वैल्यू जो हमारी 25 लाख है, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू जो आई हमारी ₹12,50,622 आई। सर एक मिनट होल्ड करिए। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपके पास एक रफ शीट होगी, उसके ऊपर उसको डाटा को एज इट इज उसके ऊपर उतारिए। वहां पर आपको और कुछ चीज नहीं मिलेगी, ना ही आप कंप्यूटर पर कर पाएंगे। सबसे पहले डाटा को आप गिवन, जिस तरह हम लोग 12th में या 10th में करते थे, गिवन क्या 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 दिया हुआ है उसको नोट करिए अपने हाथ से। उसको सिर्फ क्वेश्चन रीड करके सीधा आंसर में ना जाइए, सबसे पहले उसको शीट पर नोट डाउन करिए, क्योंकि उसने क्या मांगा है जब तक आप उसको नोट डाउन अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको समझ नहीं लगेगी। और क्वेश्चन देख के सीधा कैलकुलेटर उठाएंगे तो वहां पर गड़बड़ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, हमें समझ नहीं लगेगा क्या उसने मांगा, क्योंकि वो कंफ्यूजन करने के लिए कई बार 2-3 फिगर्स और बीच में डाल देता है। तो हमें क्या फिगर चाहिए और क्या कैलकुलेट करना है, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड बिफोर यूजिंग द कैलकुलेटर। बिना आंसर देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उसने क्या दिया है और क्या चीज कंफ्यूजन के लिए है और क्या हमें चाहिए। जो डाटा आपके पास इंपॉर्टेंट है उसको पेपर पे नोट डाउन करिए, जैसे सर ने अभी क्वेश्चन बताया है। आप इसका डाटा एक बार पेपर पे नोट डाउन करिए, फिर हम इसको एक्सेल में देखेंगे, तब आपको काफी इजी होगा। अदरवाइज जैसे ये शीट यहाँ से चेंज होगी, आप एक्सेल में जाएंगे, आपको समझ नहीं लगेगा 25 लाख क्यों ले रहे हैं, 8% क्यों ले रहे हैं, 9 ईयर्स क्यों ले रहे हैं, और एन क्या है, आई क्या है, कुछ समझ नहीं लगेगा। आप इसको गिवन डाटा को जरूर नोट करिए। अमाउंट इज 25 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड पीरियड टाइम इज 9 years। यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे और चाहिए क्या उसको नीचे लिख लीजिए, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इतना, जिस तरह हम लोग 10th में करते थे उसी तरह से आप शुरू करिए। बहुत इजी है, बहुत इजी एग्जांपल्स हैं और केस स्टडी में बहुत मजा आएगा आपको करके। 20 मार्क्स बहुत इजी है फैच करने। तो अगर 60 में से 20 नंबर मिलते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 30% हम लोग अपने टारगेट के पास पहुंच जाते हैं। और अगर यही गलत हो गया तो बहुत बड़ा लॉस है। 20 मार्क्स तो गलत होंगे ही होंगे, 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी, मींस 25% क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे। और जो बाकी 75 बचे हैं उनमें से जरूरी नहीं आप 75 के 75 100% अटेम्प्ट करें, अगर उसमें से भी कुछ गलत हो गए तो लेस देन 60% आ जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो इसलिए गिवन डाटा जरूर 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 नोट करें हर क्वेश्चन का अपनी लैंग्वेज में। आपको जो भी लैंग्वेज सूट करती है, जिसमें भी आपको समझ आता है, गिवन डाटा अपने रफ शीट के ऊपर जरूर कैलकुलेट करें, फिर आगे बढ़े। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा दीजिए सो दैट सभी गिवन डाटा नोट कर लें, फिर हम लोग एक्सेल में चलेंगे। अभी नोट कर लो, फिर हम एक्सेल में देख लेते हैं। दिस इज सिंपल टिप, कोई इसमें पढ़ाई वाली बात नहीं है, सिंपल टिप है। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व करना।
जी सर। ठीक है सर, तो मैं अब एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूँ। तो हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। वैसे ही करेंगे पहले जैसे किया था, फार्मूला में जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो फंक्शन है दैट इज पीवी। ये याद रखना आपने, प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो फंक्शन है दैट इज पीवी। तो पीवी आप यहाँ से निकालोगे। ये आ जाएगा आपके पास, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब सिमिलर है डायलॉग बॉक्स, इसमें क्या रखना है जो हमने पहले आईसी वाला निकाला था। वैल्यू वैसे ही पुट होनी है, लेकिन यहाँ फार्मूला पीवी लगना है। वहां जो आपका था वो पीएमटी था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका था 0.08, नंबर ऑफ ईयर्स 9 है। पेमेंट में आपने कुछ नहीं भरना, कोई पेमेंट नहीं आप दे रहे। फ्यूचर वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 लाख। वही आ गया आपका 12,50,622। बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। आपको वहां पर बिना फॉर्मूला याद करे, वहां पर अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल एक्सेल शीट को करना चाहते हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। और इवन आप अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, या क्रॉस चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, वाइस वर्सा, जैसा भी आपको अच्छा लगे। लेकिन इसके साथ आपका कम से कम 5 या 10 मिनट आपके वहां पर सेव हो जाएंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सर क्वेश्चन में रेट एट विच क्यों आया है, वर्ड रेट क्यों यूज हुआ है एंड में? रेट एट विच द इन्वेस्टर विल बी रेडी टू रिलीव हिज राइट, दैट इज अमाउंट। अमाउंट सर, सर रेट आया है ना उसमें। रेट नहीं है सर, अमाउंट होगा। सर एक मिनट क्वेश्चन खोलेंगे। हो सकता है गलती से लिखा गया हो। अच्छा वैसे अमाउंट है, ठीक है। बेसिकली सर उसका पर्पस वहां पर रेट पूछने का, या व्हाट इज अमाउंट, रेट का वहां पर पर्पस अमाउंट ही है। ओके क्वेश्चन में कई बार इस तरह के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जो कि कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कभी कभी वो बुक वैल्यू दे देते हैं, या फिर हिस्टोरिकल वैल्यू दे देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता कई बार। तो आपने इसीलिए डाटा अगर आप अपने हाथ से नोट डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्टोरिक वैल्यू की कोई कीमत नहीं है वहां पर, उसकी कोई जस्ट एक कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया हुआ वहां पर। ठीक है सर, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। सर ये तो क्लियर है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है और क्या करना है हमने पीएमटी फंक्शन से? दोबारा देख लेते हैं सर, कोई बात नहीं। पहले वाला जी दोबारा सर, देखना। पहला क्वेश्चन दिखाइए। हाँ जी सर। ठीक है सर, पहले वाला दोबारा कर लेते हैं। मैं आपको जो स्क्रीन है वो शेयर कर देता हूँ पहले वाले क्वेश्चन की। ठीक है सर।
फ्रेंड्स, जब तक आपके डाउट यहाँ पर क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बिकॉज दिस इज द बेसिक स्टेप फॉर केस स्टडीज। यहीं से हमने आगे केस स्टडीज शुरू करनी है। जब तक अगर किसी का भी 1% भी डाउट है तो यहीं पर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो पूरा सेशन आज का है उसमें आपको यही चीजें बार बार रिपीट होके कंफ्यूज करेंगे। अगर आपका यहीं पर डाउट है तो हम यहीं से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप चाहेंगे, यहीं पर हम ब्रेक लेके उसको पूरा सॉल्व करेंगे, दोबारा आपको बता देंगे। इन केस अगर डाउट रह गया तो वो आगे आपको कभी भी क्लियर नहीं होगा पूरे सेशन में। तो अभी आप इसको क्लियरली समझ लीजिए कि क्या वो मांग रहा है और हमने क्या कैलकुलेट करना है। दोनों में उल्टा है, घुमा फिरा के करता है, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए वो चाहता क्या है हमसे। इसको नोट डाउन करिए। 10 years, टाइम इज 10 years, एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 7,000। उसको 10 साल के बाद 7,000 का नया स्टेयरकेस बनाना है। 8% पे वो इन्वेस्ट करेगा। आज की रेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको एक्सपेक्टेड है दैट इज 8%। उसको कितना पैसा आज रखना पड़ेगा जो कि एज अ सिंकिंग फंड, कि अगर 7,000 उसको 10 साल के बाद में चाहिए तो उसको कितना पैसा पर ईयर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कैश इन नेगेटिव फ्लो है, हमारी जेब से जा रहा है, आ नहीं रहा, तो हमें कितना पैसा बाहर निकालना पड़ेगा, हर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि 10 साल के बाद मेरे पास 7,000 रुपया आ जाए। ट्राइंग टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, वो चाहता क्या है हमसे। अगर मुझे 10 साल के बाद इनकम चाहिए, बेसिकली ये LIC की तरह से आप देख सकते हैं इसको, उसी की तरह से, तो 7,000 चाहिए तो आज मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा पर ईयर किस्तों में कि मुझे 10 साल के बाद 7,000 हो जाए। अगर आप इसको बैंकिंग टर्म्स के तरह से सोचेंगे या फाइनेंस की तरह से तो सेम चीज है। उसको आप कहीं भी इस्तेमाल करिए, स्टेयर केस बनाइए, घर बनाइए, या उसको पार्टी में इस्तेमाल करिए, कुछ भी करिए, लेकिन यहाँ पर एज अ वैल्यूअर हमें उसको बिल्डिंग से रिलेटेड किसी पार्ट में इस्तेमाल करना है। दैट इज द ओनली पर्पज। तो रेकरिंग डिपॉजिट जैसे जिसमें एंड में अमाउंट फिक्स होता है यस, कितना एग्जैक्टली इट इज द सेम थिंग। उसी चीज को हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन कैसे करना, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं। एक बार आप शीट में जाएंगे बहुत इजी होगा, लेकिन अगर अदरवाइज भी हम आपको डॉक्टर साहब कर देंगे फॉर्मूलाज, आप उसको प्रिंट करके अपने वॉल पर लगाइए, जहां पर आप 2-3 बार जाते हैं सुबह उठ के, जहां पर हैं वहां पर उसको लगाइए, जहां न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस टेबल के नीचे रख लीजिए। 2-3 बार उसको पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, 6-7 फॉर्मूलाज है, उसी के ऊपर सारी वैल्यूएशन के केस स्टडीज टिकी हुई है, कुछ भी नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जी सर प्लीज। ठीक है सर, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं, हमने किया था, प्रॉपर्टी ओनर इज एबल टू सेव ₹5,000 per year from the net income of his property, and he invests this amount each year to earn an interest at 7%. Find the amount which will be available at the end of 18 years. ये क्वेश्चन हमने पहले दिन किया था। अब इसका डाटा नोट डाउन कर ले। अब इसमें आप देखिए 5,000 पर ईयर वो सेव कर रहा है। He invests the amount each year to earn an interest, 7% उसको इंटरेस्ट अवेलेबल है आज की डेट में, जहां कहीं भी वो इन्वेस्ट करेगा उसको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। जिस मर्जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करता है वो 7% उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और 18 साल के बाद उसको पैसा चाहिए, तो 18 साल के बाद उसको कितना पैसा एट द रेट ऑफ 7% 5,000 का मिलेगा। 5,000 का आप नोट करिए, 5,000 का एक तो 18 साल तक उसकी 5,000 किस्त जाएगी, प्लस उस साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहेगा एट द रेट ऑफ 7%। 5,000 का पहले साल मिलेगा, अगले साल 10,000 पर मिलेगा, प्लस 5,000 का जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चीजें हमने 18 साल तक कैलकुलेट करनी है, और इसको सिंपल तरीके से कैसे करना है ये सर अभी आपको बताएंगे। The
The same thing can be used in plant and machinery. The same thing can be used in SFA. The same thing can be used in land and building. आप उसको किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीन खरीदने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग में रिपेयर के लिए, सिंकिंग फंड के लिए, या किसी और पर्पस के लिए, या फिर SFA के लिए, फ्यूचर वैल्यू असेट करने के लिए। ठीक है सर, नोट डाउन कर लिया सभी ने? फ्रेंड, दिस इज अ बेसिक थिंग। अभी यहाँ से हमने केस स्टडी शुरू करनी है, यहाँ से बिल्कुल बेसिक थिंग है। ये क्लियर होगा तो आगे इसके अलावा इस फॉर्मूले को हम कैसे कैसे आगे इंप्लीमेंट करेंगे वो आप समझेंगे। सिंपल चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं होगी, आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो फ्यूचर वैल्यू के लिए FV है, फंक्शन का नाम FV, पहले उसका PV था, इसका नाम है FV। तो FV आप इंसर्ट करिए। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, FV करना है, PV करना है, PMT करना है। अगर वैसे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया आपके पास, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है that is 7%, so you will write it here 0.07 in the first column, first row it is 0.07, then NPR, number of years, number of payments कितने करने हैं, periodic payments, वो आपने 18 साल है तो 18 आ जाएगा। पेमेंट हर साल हमने देनी है 5000, अप्रोक्सीमेटली वहां पर 1,70,000 आया था, यहाँ पर 1,69,995 आया, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आया। ये वैल्यू देख लो, अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 है। तो यहाँ पे याद रखना कि पेमेंट वाले खाने में आपने 5,000 भरना है, नंबर ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स जो है दैट इज 18 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.07। जैसा कल विकास जी का क्वेश्चन था कि मैं सिंपल कैलकुलेटर से कैसे इस्तेमाल करूंगा, 18 टाइम्स जैसा आप बता रहे थे कि थोड़ा मुश्किल होगा, तो यहाँ पर 18 टाइम्स बहुत इजी है कैलकुलेट करना। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट टिप है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने गलती से भी 7 नहीं भर देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% मीन्स 7/100। ये हर जगह आपने पूरी कैलकुलेशन में, थ्रू आउट कैलकुलेशन में याद रखना है। नॉर्मली हमारे फ्रेंड्स कुछ गलतियां करके आते हैं, थोड़े से मार्क्स से पास होना रह जाते हैं, तो बाद में वो देखते हैं कैलकुलेशन करते वक्त, यार हम तो गलती कर रहे हैं, 7% था, 7 सीधा हमने वहां पर 7 एंटर कर दिया, ये 7 के हिसाब से कैलकुलेशन कर ली। इट इज 7/100 ऑलवेज। अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करें या यहाँ पर इस्तेमाल करें, चाहे आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, इट इज 7/100 ऑलवेज। 7%, 7% मीन 7/100। कभी भी 7 नहीं लिखना। जैसे आपने 7 लिखा, ये 100 टाइम्स ऊपर हो जाएगा आंसर, और वहां पर आपको आंसर मिलेगा नहीं, या हो सकता है उन्होंने आंसर भी दिया हो 100 टाइम्स करके, क्योंकि वो कंफ्यूज करने की कोशिश, तो आपको वहां पर गलत आंसर मिलेगा और आपके नंबर कट जाएंगे। ओके, नोट डाउन हो गया। So now we will be do how to calculate depreciation per year, जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से किया था। स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एक्सेल से कर सकते हैं। माइंडेड के यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन मिलेगी वो आपको पर ईयर मिलेगी।
उसको आपको नंबर ऑफ ईयर से आपको खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमने कल किया था क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। हम इससे स्ट्रेट लाइन मेथड से आपकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। It is a load bearing structure of 20 years old. Means age of the building is 20 years. Plinth area 1275 square feet. Replacement rate is 1650 per square feet. उसको चाहिए what is the depreciated value of the building, where life is equal to 60 years. Total life हमने 60 years लिखनी है. Age already हमारे पास है 20 years, means balance life रह गई 40 years. Salvage value is 10%. After 60 years, owner will get 10% of the salvage value. ये given है, given को आप ये note करिए अलग अलग. Then we will start the problem. We will start the solution. फ्रेंड्स एक चीज और याद रखिए, सीवी में कोई भी चीज प्री कुक्ड नहीं है, हर चीज यहाँ पर लाइव है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है इमीडिएट आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी चीज प्री कुक्ड नहीं आपको मिलेगी, हर चीज फ्रेश मिलेगी और हर बार आपको फ्रेश तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें आपको लाइव यहाँ पर आपको इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है। कोई चीज आपको मतलब प्री डिजाइन या प्री कुक्ड नहीं है, कोई ऐसी चीज जो कि पहले से तैयार करके रखी हुई है। आपको हर चीज ऑन द स्पॉट आपको सॉल्यूशन किया जाएगा उसका। इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आप फेस करते हैं इमीडिएट पॉइंट आउट करिए, सो दैट उसी वक्त आपको सॉल्यूशन मिल जाए और आपकी वजह से बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले ये चीज जानने का, या कोई प्रॉब्लम है उनको भी उसी सेम चीज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको सॉल्यूशन साथ के साथ में ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं एक्सेल शीट शेयर करता हूँ, उसमें कैसे करना है। सिर्फ आपको याद रखना है कि फंक्शन कौन सा यूज करना है और वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो इसके लिए जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम है SLN। रिमेंबर द फंक्शन इज SLN। So you go to formulas, go to insert functions. So here you have to put SLN.
and it is SLN. Okay, a dialog box will open. तो कॉस्ट आपकी है 100%, salvage value is 10%, life is 60 years. Your answer will be 1.5. क्योंकि हमने जहाँ ऐसे कर सकते हो, अगर आप अमाउंट निकालना जाते हो पर ईयर तो वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे 1.5% आया था, देख लो 1.5% आ गया। अब 100 रुपीज को 100% को 100 रुपीज मान रहे हैं बेसिकली। जहाँ आपके पास जो वैल्यू थी, यू कैन पुट दैट वैल्यू हेयर, 21,03,750 और सॉल्वेज वैल्यू थी आपकी 2,10,375। तो वो पुट करोगे तो आपकी या तो परसेंटेज में निकाल लो 1.5% आ जाएगी, या अगर परसेंट रुपीज में निकालना चाहते हो तो ये डायरेक्टली रुपीज में आ जाएगी 31,556। सर इसमें साल्वेज वैल्यू को सर ये 0.01 में नहीं लिखेंगे, सीधा 10 लिखेंगे सर। हम 100 रुपीज मान रहे हैं और 10 रुपीज मान रहे हैं बेसिकली। ओके रुपीज में आंसर दे रहे हैं बेसिकली। ਕਾਸਟ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ? क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਨੋਟ करना सर अमाउंट पर स्क्वायर फीट लिखा हुआ था और एरिया हाँ जी कैलकुलेट आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लिंथ एरिया था 1275 स्क्वायर फीट और कॉस्ट थी 1650। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ नहीं नहीं सर, वो आप ठीक है सर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक्चुअली सर ये जो फार्मूलाज हैं ये अकाउंट्स पर्पस के लिए बने, हम उसको इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। क्योंकि 100% वो सेम चीज तो नहीं यहाँ पर अकाउंट्स पर्पस के लिए चाहता है, तो उन्होंने अकाउंट्स पर्पस के लिए फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम इंजीनियरिंग के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एज 40 इयर्स नहीं यूज करनी? हाँ जी, एज 60 साल लिखी है जी। 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये फिगर ना जी। हाँ जी, 60 साल ही लिखी है सर। आप चेक करो, आपको गलती लगी शायद नोट करने में। नहीं 60 ईयर लिखी है। 60 है सर। और इसमें और फायदा है, कोई भी चीज चेंज करोगे अपने आप चेंज हो जाएगी। अगर 60 की जगह 40 लिखोगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा सर। तो 20 साल हो भी तो चुके हैं ना। हाँ जी, वो 20 साल का निकालना पड़ेगा सर आपको। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो पर ईयर आई है, आपको ये रिमेंबर है, टोटल नहीं आई सर डेप्रिसिएशन। इट इज डेप्रिसिएशन पर ईयर, इट इज नॉट टोटल डेप्रिसिएशन। और एक जगह एक्सेल जहाँ बहुत यूज होता है, जो हमने एक क्वेश्चन किया था डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड का, वहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। अगर आप मैन्युअली निकालोगे तो काफी टाइम लगेगा, तो उसमें कैसे करना है?
ये क्वेश्चन किया था हमने। इसको नोट डाउन कर लो, इसको कैसे करना। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया है, उसमें हमको एज 20 पे रिप्लेसमेंट वैल्यू दिया हुआ है उसका। तो सर रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं आ रही सर, यहाँ पर आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन पर ईयर आएगी। 20 ईयर्स के लिए आपको निकालनी पड़ेगी 20 से मल्टीप्लाई करके। एक साल की जो 1.5% आपने निकाला था कल जो क्वेश्चन में था, वो आएगी आपके पास। First, you have to calculate the depreciation percentage and then you have to multiply it with 20. ओके सर, ओके। आप या तो परसेंटेज निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या टोटल डेप्रिसिएशन पूरी फिगर निकाल लीजिए, उसको 20 वैल्यू से कर सकते हैं। ठीक है, इज द सेम। ठीक। आप उसको जैसे मर्जी शॉर्टकट में इस्तेमाल किया जा सकता है उसको। द मेन प्रॉब्लम मेन पॉइंट इज कि हमें कैलकुलेशन कैसे बिल्कुल एक्यूरेट मिलनी चाहिए। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्सेल शीट विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। बेसिकली आईबीपीआई को भी किसी ने गलत गाइड कर दिया, वो मेमोरी वाला नहीं लिखना चाहिए था, उनको चाहिए था प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर नहीं चाहिए। यस, ऑलमोस्ट हर कैलकुलेटर में होती ही है, ज्यादातर जितने भी अकाउंट्स पर्पस के लिए कैलकुलेटर उसमें मेमोरी होना लाजमी है। 100% कैलकुलेटर जो भी आ रहा है वो मेमोरी के साथ आ रहा है। ये आपको लिखना चाहिए कि प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर या ग्राफिक कैलकुलेटर या साइंटिफिक वर्ड इस्तेमाल कर सकते थे वो। साइंटिफिक भी अलाउड है सर हर एक जगह पे। बेसिकली नहीं तो सर ये मेमोरी वाला नहीं ले जा सकते हैं क्या? नहीं सर, तो सारों में ही मेमोरी है सर। वही तो बोल रहा हूँ। तो सर आपको वहां पर ये एक्सेल शीट मिलेगी, उसको कैसे यूज करना है यही बता रहे हैं सर आपको। देखिए, सर अगर कांस्टेंट परसेंटेज के लिए कौन सा फंक्शन था? अगर आप इस तरह का कैलकुलेटर लेकर जाते हैं, इसमें मेमोरी प्लस और माइनस है सिर्फ, वो आपको ये कैलकुलेटर आपको जाते वक्त अपने हाथ में लेंगे और मेमोरी इसकी डिलीट कर देंगे, फिर आपको दे देंगे वो। ये कैलकुलेटर सबसे इजी और कन्वीनियंट है ले जाना, और ये उनको भी इजी है समझना। अगर आप कोई और कैलकुलेटर लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज होते हैं। ये कैलकुलेटर वो आपसे एंट्री के वक्त लेते हैं और इसकी मेमोरी डिलीट कर देते हैं। तो उसके बाद तो ले जाने देते हैं ना, डिलीट उसके बाद करने ले के जाने बाद। देते हैं, बिल्कुल। तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ कैलकुलेटर ऐसे हैं कैसियो के जैसे आते हैं, उसमें पिछली 5 मेमोरी तक सेव हो जाती है। यस, आप उसमें फॉर्मूला पूरा फीड करके सेव कर सकते हैं। दैट इज नॉट बेसिकली अलाउड। तो ये क्वेश्चन हमने किया था, उसमें क्या किया था हमने, अलग अलग ये सारा फार्मूला पुट किया था हमने, पूरे का पूरा फार्मूला पुट किया था। इसलिए ये आएगी वैल्यू आपकी यहाँ तक आ जाएगी आपकी 3 लाख, माइनस करने वाला नहीं रहेगा। ये वाली तीनों की वैल्यू ऐड करके आ जाएगी आपकी 20,96,000 या जो 5 लाख ये आया है। इसमें आपने इनिशियल कॉस्ट जो माइनस करनी है वो 3 लाख नहीं इसमें आएगा जो फार्मूला है। बाकी ये तीनों वैल्यू जो है, इन तीनों का सम आपको मिल जाएगा। बेसिकली क्या होगा, इन तीनों का सम जो है वो आपको एक्सेल में डायरेक्टली मिल जाएगा। सिर्फ आपके पास सिर्फ काम रह जाएगा 3 लाख माइनस करने वाला। यहाँ जो फार्मूला अलग अलग पुट करके आप वैल्यू निकाल रहे हो, वहां पर एक ही जगह पे वैल्यू दोगे और सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। एक बार सर थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, सो दैट के फिर हम आंसर थोड़ा इजी हो जाए समझना सबके लिए। क्या था, हमने डिस्काउंट कैश मेथड किया था। आवाज माइक म्यूट करिए, ठीक है, ठीक है, चलो। अमनदीप जी माइक म्यूट करिए अपना। हाँ सर, इसमें था कि डिस्काउंट कैश फ्लो है, आपके पास कोई डेवलपर आता है, वो कहता है कि मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं,
प्रोजेक्ट ए है जिससे फर्स्ट ईयर में मेरे को 2 करोड़ रुपया रिटर्न होगी, सेकंड ईयर में 4 करोड़, थर्ड ईयर में 5 करोड़। और प्रोजेक्ट बी है हमारे पास, मेरे पास, इसमें फर्स्ट ईयर में 3 करोड़ मिलेगा, सेकंड ईयर में 1 करोड़ मिलेगा और थर्ड ईयर में 4 करोड़ रुपया मिलेगा। मैं चाहता हूं कि 14% मेरा टारगेट रेट है कि मेरे को 14% रिटर्न मेरे प्रोजेक्ट से। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बेटर रहेगा, वेदर इट विल बी प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि बेसिकली हमने कहा था कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी वो प्रोजेक्ट वाइएबल ज्यादा होगा, उसका रैंक हायर होगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला था आपके पास कि आपने हर एक साल का जो कैश फ्लो है उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है। फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो आपको, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ऐसे एन ईयर्स तक आप फाइंड आउट कर सकते हो। उन सभी का सम कर लेना है आपने, उसमें से आपने इनिशियल कॉस्ट जो है वो माइनस कर देनी है। जैसे इस केस में फर्स्ट ईयर में 2 करोड़ आ रहा था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली 14% के हिसाब से 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n। सेकेंड ईयर में 4 करोड़ आ रहा था, 1 प्लस आई रेज टू पावर 2 हो जाएगी। थर्ड ईयर में 5 करोड़ आ रहा था तो 1 प्लस 0.14 रेज टू पावर 3 हो जाएगी। इसमें से आपने इनिशियल कॉस्ट जो है वो माइनस करनी है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। सिमिलरली जो सेकंड प्रोजेक्ट था बी, उसमें 3 करोड़ आ रही थी, सेकंड ईयर में 1 करोड़ आ रही थी, थर्ड ईयर में 4 करोड़ आ रही थी। वो दोनों का जो इनिशियल कॉस्ट है वो 3 करोड़ ही था। तो दोनों में हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। पहले वाले की जो प्रेजेंट वैल्यू आई दैट इज 5 करोड़ 20,96,874। लेकिन जो सेकंड वाला था इसमें जो वैल्यू आई आपकी दैट इज 3 करोड़ 10,35,124। तो क्योंकि प्रोजेक्ट ए के वैल्यू ज्यादा ही नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो वो ज्यादा वाइएबल होगा, तो ही शुड गो फॉर प्रोजेक्ट ए। तो इसको, इसी को हम अगर एक्सेल में करना चाहे तो एक्सेल में जो फार्मूला है, एक्सेल में जो वैल्यू आएगी वो जहां तक आएगी आपकी, जो रेड पोर्शन शो कर रहा हूं मैं, ये जो 3 लाख माइनस किया वो शो नहीं करेगा, वो खुद आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड प्रोजेक्ट के लिए जो वैल्यू है वो जहां तक आएगी आपकी, और 3 करोड़ जो माइनस किया है वो आपको अलग से करना पड़ेगा। नोट कर लिया आपने सभी ने? हम चले एक्सेल, एक बार दोबारा चेक कर लो, आप इसको देख सकते हैं। सर ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू से हमने कंपेयर किया है, तो इसकी अगर हम फ्यूचर वैल्यू भी निकाल ले तो भी सर कंपैरिजन ठीक रहेगा? फ्यूचर तो दी हुई है सर। नहीं सर, फाइनल जैसे थर्ड ईयर के लास्ट में हमारी 14% के हिसाब से क्या आ रहा है वो भी अगर निकाल के देखे। फ्यूचर सर वो तो पर ईयर का दे रखा हुआ है शायद, 2 करोड़ 4 करोड़। ये सर पहले ईयर में होगा, जो एक पहले साल में 2 करोड़ रुपया उसको मिलेगा, जो उसने प्रोजेक्ट बनाया उसको, उसने जैसे एक मॉल बनाया, मॉल को उसने रेंट में दे देगा वो, तो पहले साल उसको 2 करोड़ मिलेगा, दूसरे साल 4 करोड़ मिलेगा, तीसरे साल 5 करोड़ मिलेगा। ऐसे भी कोई उसको कैश फ्लो आ रहा है। और सेकंड प्रोजेक्ट में पहले साल 3 करोड़ आ रहा है, दूसरे साल 1 करोड़ आ रहा है, तीसरे साल 4 करोड़ आ रहा है। और ये तो एक एग्जांपल लिया है, उसका
जो फार्मूला वही आपने कल जो डिस्कस किया था कि there are two methods, one is direct capitalization, second is yield capitalization. This is yield capitalization. जी सर, चलते हैं आगे सर। ठीक है सर, एक्सेल में चलें। यस सर। और फार्मूला में जाओगे, फार्मूला में इंसर्ट फंक्शन, जहां पर आपने फंक्शन है जो ऐड करना है, दैट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फंक्शन है एनपीवी। तो आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ये खुल गया। ठीक है, अब पहले के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, तो 0.14 हो गया। जो आपका प्रोजेक्ट ए था उसमें पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में 2 करोड़ हो रही थी, 2 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड ईयर में आपकी हो रही थी 4 करोड़, 1 4 1 2 3 4 5 6 7। और थर्ड ईयर में आपकी हो रही थी 5 करोड़, 5 1 2 3 4 5 6 7। ये वैल्यू आ गई आपकी। वहां पर भी इतना ही आया था, 8 करोड़ 20,71,136। इसमें से आपको 3 करोड़ माइनस करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, वहां पर कितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी है, 3 टाइम करनी है और तीनों बार आपको याद रखना है, कहीं पर कोई गलती ना हो जाए। यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपको रेडीमेड आंसर है। सिर्फ आपको याद रखना है कि आपको इनिशियल कॉस्ट माइनस करनी है यहाँ से, और कुछ नहीं करना। रेडीमेड आपको इवन आपको 10 बार की 10 साल की भी रिटर्न अगर दी हुई है तो आप यहाँ पर 10 साल की रिटर्न पुट अप करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप उसको फिजिकल करेंगे 3 बार से ज्यादा तो बहुत मुश्किल होगी। इवन 3 बार भी काफी कंफ्यूजन है और काफी टाइम आपका वेस्ट होगा। यहाँ पर आपका विद इन 2 मिनट्स आप उसको कैलकुलेट करके -3 लाख करके आंसर दे सकते हैं। और सेकंड जो प्रोजेक्ट था उसकी सेकंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों में नेट कंपैरिजन करके हम आंसर दे सकते हैं। इमीडिएट हमारे पास आंसर रेडीमेड होगा। जी सर। सेकंड जो था, सेकंड वाले में अपनी वैल्यू से अब सेकंड में कुछ करना नहीं है, वैल्यूज ही चेंज करनी है। फर्स्ट ईयर में आपका जो था कैश फ्लो वो 3 करोड़ था, सेकंड ईयर में कैश फ्लो आपका 1 करोड़ था, थर्ड ईयर में कैश फ्लो आपका 4 करोड़ था। अब एक्सेल में ही बाकी का काम भी कर सकते हो। कोई डाउट है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी किस्म का 1% भी डाउट है तो यहीं पर क्लियर करिए, क्योंकि आगे आने वाला सेशन सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है और आप आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर किसी भी किस्म का डाउट है तो यहाँ पर हमें क्लियर कर लेना चाहिए, सो दैट आगे मुश्किल नहीं होगी। इंजन जी, आपको कोई डाउट नहीं लग रहा है? इंजन पटेल जी। नहीं है सर, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक्सेल के साथ में। ओके, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं तो पहली यू ऑलरेडी यूज इट। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत से लोगों ने पहले किए होंगे,
इसके अलावा अगर कोई फंक्शन किसी और को पता है तो आप वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं पाटिल जी। सर उपरों कॉलम ए बी सी डी चो कोई भी चूज कर लेना ना, कोई फर्क नहीं पैंदा। नहीं सर, कोई फर्क नहीं, कोई भी कर। ठीक है, पहला फार्मूले च जाना, उस तो बाद फंक्शन च जाना, उस तो बाद जेड़ा अपना ਉਹਦਾ फार्मूला लगदा वो कढना। यही 3 पॉइंट है ना मेन जी? हाँ जी। थैंक यू सर। Only thing, sir, we will have to remember what is the nomenclature of each function, FB, PB, NBB, this type of things. सर एनपीपी का नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, एफवी का फ्यूचर वैल्यू हो गया, एसएलएन का स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। बेसिकली शॉर्टकट्स हैं सर यहाँ पर। आपको अगर फुल फॉर्म पता है हमें चाहिए क्या, तो उसका शॉर्ट फॉर्म आप रिमेम्बर कर सकते हैं। सर बेसिकली एक प्रॉब्लम सर पहले वाले में है, जो उसका यहाँ पे हमने पीएमटी लिया था आईसी निकालने के लिए। Yes, टेकिंग फंड कोएफिशिएंट वाला जो है, जो आईसी हमने निकाला था, उसी में प्रॉब्लम है कि आपको याद रखना पड़ेगा पीएमटी। अदरवाइज प्रेजेंट वैल्यू का पीवी है, फ्यूचर वैल्यू का एफवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का एनपीवी है, स्टेट मेथड का एसएलएन है। अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई और ऐसे, अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि अगर आपने सिंकिंग फंड से डेप्रिसिएशन निकालनी है तो आपको सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट निकालना आ गया, आईसी कैसे निकालना है एक्सेल में, और कम्युलेटिव अमाउंट भी निकालना आ गया, ए कैसे निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर कहते थे क्वेश्चन वो भी करके देख लेते हैं। अगर इसके अलावा कोई और फंक्शन किसी को मालूम है तो ही कैन शेयर हियर। जो यंग जनरेशन के मेंबर्स हैं उनको एक्सेल में काफी इजी होगा काम करना, और वो लोग काफी उसके बारे में जानते भी होंगे। जो सीनियर्स हैं, क्योंकि उस वक्त तक ये नहीं फंक्शंस या कंप्यूटर में इतना कन्वर्सेशन नहीं होती थी, या नहीं तो इतना जो मुझसे भी सीनियर हैं उनके लिए और थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस वक्त तो कंप्यूटर ही नहीं होता था जब हम लोग पढ़े हुए हैं कॉलेजेस से। तो इसलिए एक दूसरे से शेयर करेंगे तो इसमें कोई किसी किस्म की ईगो या किसी किस्म का कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। पढ़ने के लिए कोई भी एज ना इम्पोर्टेंट है, ना ही कोई मैटर करती है। अगर हमें किसी जूनियर से भी कोई चीज अच्छी मिलती है तो सीख लेनी चाहिए, आगे आने वाले टाइम में काम आ सकती है। तो अगर किसी जूनियर को, या जूनियर नहीं कह सकते, यंग एज के मेंबर को कोई चीज आती है, वो अगर शेयर करना चाहते हैं, इज मोस्ट वेलकम, सो दैट के सभी के फायदे के लिए हो। हम लोग अभी 15 मिनट का और सेशन लेंगे, उसके बाद एक छोटा टी ब्रेक करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर केस स्टडी सेशन, जो कि मेन हमारा सेशन है। और यही चीजें आपको वहां पर कंटिन्यूसली घूम फिर के इस्तेमाल होगी जो अभी तक हमने पढ़ा है। सर एक बात बताऊं जी, जब आपने एक्सेल, क्योंकि मेरे लिए भी नहीं है, जब एमई करते थे ना, इधर जीएनई, आजकल एमटेक बोलते हैं। जी सर। देयर वाज वन सब्जेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। यस सर। तो आपके जलंधर के सभी हम लोग, कोई एक्सियन था, कोई फील्ड में कोई था। जी सर। तो हमारे से किसी ने, एक ने पूछ लिया, सर ये कंप्यूटर हमें दिखा तो दो। उसने पता क्या क्या, अगर तुमने एमई करनी है ना, कीप योर माउथ शट, आईज क्लोज्ड। तो कहता है इतना समझ लो कि टीवी जैसा एक डब्बा होता है, उसके आगे कहना मेरे को भी नहीं पता, मैं टीचर का नाम नहीं बताऊंगा। एग्जैक्टली सर। पूरे कॉलेज में एक ही कंप्यूटर होता था और उसमें लाइन लगा के, एक ही भीड़ लगा के देखते थे। जो ऑपरेट करता था वो भी जूते वगैरह उतार कर अंदर जाते थे। बड़े टाइम उस वक्त अलग किस्म का था। अभी तो हर एक के पास, बच्चे के पास लैपटॉप है घर में, या इवन मूवमेंट के टाइम भी आप टैब या दूसरी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा टाइम थोड़ा अलग किस्म का था। ठीक है आपकी बात। तो इसलिए जो हमारी एज के, हमसे भी सीनियर है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन अगर आप एक दिन भी इसके ऊपर डिवोट करेंगे तो बहुत इजी होगा कैलकुलेट करना, और वहां पर आप बिल्कुल सटीक आंसर दे पाएंगे। वो लॉग वाला इजी है जी। लॉग वाला एक एग्जांपल था, वो भी कर लेते हैं सर। वो भी अभी कर लेते हैं। वो उसका फंक्शन है इसमें एक्सेल में है नेचुरल लॉग। बिल्कुल सर। कभी बड़ी कैलकुलेशन हो और लॉग के साथ हम करना चाहेंगे, लॉग टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो सीधा हम एक्सेल से उसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा फंक्शन है।
सर कांस्टेंट परसेंटेज के लिए कोई था फंक्शन इसमें? कोई फंक्शन नहीं होगा, लेकिन मेरे को मालूम नहीं, अगर किसी को मालूम है तो ही कैन शेयर। सर वो एक बार शीट आ जाएगी ना तो मैं एक बार ढूंढ लूंगा एक्सेल में, बाद में सर एक बार ग्रुप में डाल दूंगा वो। हाँ, नहीं तो हम लोग इस तरह करेंगे, 10 या 15 दिन के बाद एक ऑनलाइन सेशन हम लोग दोबारा से 1 या 2 घंटे का कर लेंगे। आप ग्रुप में डाल दीजिए, मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो हम बाकी के जो कैंडिडेट हैं दूसरे ऑनलाइन बैचेस के हैं उनको भी इनवाइट कर लेंगे, सो दैट सभी के साथ एक बार इंटरेक्शन हो जाए। किसी को भी कोई अच्छी चीज आती है तो आप मुझे बताइए, हम एक आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे का सेशन इस्तेमाल करके उनको उस बारे में गाइडलाइन दे सकते हैं, सो दैट सभी का फायदा एक साथ हो जाए। क्योंकि बिकॉज नाउ वी आर वर्किंग एज अ फैमिली। एक फैमिली में अगर किसी को भी कोई चीज आती है तो दूसरे को बताने में हमें हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए ही फायदा होगा। सर ऐसा होगा ना तो 29 को ले लेंगे, क्योंकि वो बीच में 3 दिन का है ना, तो हो जाएगा वो शायद। हाँ ठीक है, आप 29 को आप आफ्टर लंच हम आपके लिए 5 या 10 मिनट या 20 मिनट जितना आप कहेंगे अरेंज कर देंगे। सर वो ढूंढ लूंगा एग्जाम्पल में उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन किया था, ये कल क्वेश्चन किया था हमने, लॉग, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी नेचुरल लॉग की 0.1 की और 0.975 की। तो यहाँ पर देख, आप नोट कर लो कि 0.1 के लिए आ रही है -0.23 और 0.975 के लिए आ रही है 0.025। वो एक्सेल में कैसे निकालना है वो हम देख लेते हैं। अभी आप ये नोट कर लो। तो एक्सेल में कैसे करना है, तो आपके इसके लिए आपको करना पड़ेगा इक्वल टू प्रेस करके LN आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आप 0.1 लिख के एंटर कर दोगे तो वैल्यू आ गई आपकी -2.3। सिमिलरली आपको 0.975 के लिए चाहिए तो इक्वल टू लिख के फिर LN प्रेस करोगे आप तो नीचे आपके पास LN लिखा हो जाएगा। जब नीचे LN लिखा आ जाएगा उस पर क्लिक करोगे आप तो इस तरीके से बन जाएगा आपको। और अब नंबर पूछ रहा है ये, तो नंबर में आप 0.975 लिख के ब्रैकेट बंद कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब आपने डिवाइड भी करना है तो यहीं पे कर सकते हो, इस वैल्यू को डिवाइड करना है इस वैल्यू के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल में किसी भी किस्म की कोई भी गलती होने के चांस नहीं है।
कैलकुलेटर में आप फिगर दबाते हैं, कई बार गलत फिगर दब जाती है, 7 की जगह 8 दब जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि मैंने गलत फिगर लगा दिया। लेकिन यहाँ पर आपको अगर उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इमीडिएट पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मूला लगाया है और कहाँ पर गलती हुई है। तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग जो हमारा कैलकुलेटर है उससे टाइम बच जाता है इसमें, और सटीक कैलकुलेशन होती है, एग्जैक्ट आपको आंसर मिलता है और आपको उसको रिव्यू करने का भी मौका मिल जाता है। अगर आप नहीं भी हैं तो इसके साथ वाले डायलॉग बॉक्स में दोबारा से आप कोशिश कर लीजिए, सेम चीज आएगी। अगर कहीं गलती होगी तो उसी वक्त आपको पता चल जाएगा। टाइम जो वहां पर 5 या 7 मिनट लगते हैं, यहाँ पर 1 मिनट में आपको आंसर मिल सकता है। और उसको आप जो दिए हुए 4 आंसर्स हैं उनसे टैली करिए और सीधा उसको टिक करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। Please once again repeat it. Just repeat this entire. जी सर, जी सर। सर लॉगरिथम्स एक बार दोबारा से बता दीजिए फ्रेश शीट के ऊपर। देखिए इसके लिए सर लॉगरिथम के लिए आपको जो फंक्शन यूज करना है, किसी भी एक सेल में आप क्लिक करिए, वहां पर इक्वल टू का साइन लिखिए, उसके बाद आप ln लिखिए। ln लिखोगे तो नीचे आपके पास fx आ जाएगा, फंक्शन ln का। आप इसको फंक्शंस में जाके भी ढूंढ सकते हैं, वहां भी कर सकते हो। अगर वहां करना है तो वहां चले जाओ, फंक्शन में चले जाओ, वहां पे ln फंक्शन होगा, वहां इजी रहेगा, आपको डायरेक्टली डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ये फायदा है। ln फंक्शन आप फंक्शन में जाके कर लो, यहाँ पर 0.1 पुट करोगे तो वैल्यू आ गई -2.30, और दूसरी वैल्यू थी आपके 0.975, वो वैल्यू आ गई आपके 0.0253। तो ln ऐसे याद रख लो या दूसरे तरीके से, जो भी फंक्शन सारे वैसे खुल जाते, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे डायलॉग बॉक्स नहीं खुलता। यस, PMT या SLN है, फिर वहां पे आपको अलग अलग वैल्यू देनी पड़ती है, वहां दिक्कत रहती है कौन सी दे दी कौन सी नहीं दी। और कभी कभी क्या होता है ब्रैकेट बंद करना आप भूल जाते हैं तो आंसर कुछ और आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि डायलॉग बॉक्स में आपको थोड़ा सा इजी रहेगा कैलकुलेट करना और यहाँ से आप वैल्यू आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लंबा है। जो लोग जिन लोगों को काफी इजी मतलब काफी प्रैक्टिस कर पाएंगे उनके लिए सीधा डायरेक्ट फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं = लगाकर, नहीं तो डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। सर वो स्ट्रेट लाइन, हेलो जी हाँ सर, वो स्ट्रेट लाइन मेथड एक बार बताओगे इसमें फंक्शंस में, मेरा कनेक्टिविटी लूज हो गया था। ओके मैडम, अब ये देख लो, पहले ये खत्म कर लेते फिर चले जाते हैं। हाँ हाँ फ्रेंड्स, ये एक्सेल के बारे में नॉलेज किसी भी आरवीओ में किसी भी तरीके से नहीं पढ़ाई जाती और किसी भी हमारे बुक में नहीं दी हुई है। दिस इज एक्स्ट्रा एफर्ट्स डन बाय सीवी एंड आवर सीईओ डॉक्टर राजविंदर सर, क्योंकि ये चीजें जब तक आपको नहीं आएंगी, ये सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए नहीं, आपको डे टू डे जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे लाइफ में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस वक्त भी बहुत 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 हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि कैलकुलेटर पे आप बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। जब भी आप रिपोर्ट फीड करेंगे आप सोचेंगे छोड़ो यार कैलकुलेटर क्या करेंगे, वो कई बार गलती हो जाती है। तो अगर आपके पास एक्सेल शीट तो इनबिल्ट होती है, आप सीधा ऑफिस में जाइए, एक्सेल को खोलिए और सीधा एक फिगर पुट करिए, आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा। इवन आप इसको एक आप प्रोग्रामिंग करके एक फॉर्मूला बनाकर या आप एक इसका शीट बनाकर भी तैयार कर सकते हैं हमेशा के लिए। आप वहां पर फिगर पुट करिए, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। आप अपना फॉर्मूला बनाकर अपने उसको रेडीमेड टेलर मेड बनाकर आप परमानेंट प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे सर ने किया हुआ है। इवन एनिमेशन वगैरह हम लोग एक्सेल पर ही करते हैं, बहुत इजी है करना। एक बार आप बदल दीजिए, सिर्फ आपने एरिया बदलना है और रेट बदलना है, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा एस्टिमेट तैयार होकर आ जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स, जिसके लिए हमें पहले 3-3 दिन तक हम कैलकुलेट करते थे। दिस इज एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ये कहीं सिलेबस में नहीं है एक्सेल को इस्तेमाल करना, लेकिन क्योंकि बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, तो इसलिए हमने जरूरी समझा आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज देना। क्योंकि नॉर्मली एक आप इस एज में आने के बाद
नहीं केयर करते और हम कभी सोच नहीं पाते कि यहाँ पर जाना। यंग एज के बच्चे जैसे पटेल साहब हैं और दूसरे हैं, वो लोग, गगनप्रीत जी हैं, या ये लोग रेगुलर इस्तेमाल करते रहे हैं, इनको इस चीज के बारे में नॉलेज। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। एक्सेल कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे मैं आपको एक शेयर दिखा रहा हूँ। एक मिनट।